अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम है आप सभी का नर्सरी एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेप्टोकोकस। इससे पहले हमने जो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो कंप्लीट पढ़ा था। आज का टॉपिक है स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई अगर मैं लिटरल मीनिंग देखूं, स्ट्रेप्टोकोकस जो है इसका मतलब क्या होता है। स्ट्रेप्टो जो है ये एक ग्रीक वर्ड स्ट्रेप्टोस से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या होता है, चेन्स। ठीक है, चेन्स में कोकस मतलब स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं जो कि चेन्स में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे देखो, ऐसे जो है अगर मैं बात करूं ऐसे ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग आपने देखा होगा, है ना। अगर एक धागा होगा उस पर हम बीड्स लगाते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग उसको बोलते हैं। तो यही शेप होती है हमारी किसकी, स्ट्रेप्टोकोकाई की। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं। क्योंकि जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तब ये अपना जो प्राइमरी स्टेन होता है उसको क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, इसीलिए ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं। ठीक है, कैटालिस्ट नेगेटिव हैं क्योंकि देखो जब भी बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया को जब हम क्या करते हैं, इन पे जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं, H2O2 डालते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया उसको H2O मतलब वाटर और ऑक्सीजन में उसको क्या नहीं कर पाते, इस रिएक्शन को ये नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसमें जो कैटालिस एंजाइम होता है, क्या कैटालिस एंजाइम जो होता है वो इसमें एब्सेंट होता है, वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता। जब हम ये टेस्ट करते हैं तब ये अगर ये रिएक्शन होती, अगर इसमें कैटालिस एंजाइम होता तो ऑक्सीजन बनता तो इसके बबल्स भी फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये टेस्ट इस तरीके से किया जाता है। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला जाता है तब ये रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है और बबल की फॉर्मेशन होती है। अब अगर कैटालिस एंजाइम नहीं होगा तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो इसमें कन्वर्ट ही नहीं होगा, ऑक्सीजन बनेगा ही नहीं, बबल्स फॉर्म नहीं होंगे, इसीलिए जो है कैटालिसिस में जो है एब्सेंट होता है, इसीलिए कैटालिस नेगेटिव कोकाई इनको कहा जाता है। दीज ऑकर्स इन चेन, चूंकि चेन्स में ऐसे प्रेजेंट होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल चेन्स होते हैं। स्फेरिकल है तो डायमीटर भी होगा 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। ठीक है। देन उसके बाद मेजर डिजीज कॉजिंग स्पीशीज जो है इसमें ये प्रेजेंट है, लेकिन हमने इसमें मेनली कौन सा पढ़ना है, पायोजीन्स। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन जो कि ग्रुप ए हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस होता है। देन उसके बाद दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी जो कि ग्रुप बी का मेंबर होता है। देन एंटेरोकोकाई, ठीक है। देन उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस बोविस एक्सेट्रा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन, क्योंकि ये मेनली पैथोजेनिक होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं अब पढ़ाऊंगा ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ये क्या होते हैं, दे आर नॉन मोटाइल, खुद से चल नहीं पाते। नॉन स्पोरिंग, ये जो है स्पोर की फॉर्मेशन नहीं करते। सम स्ट्रेन्स, कुछ स्ट्रेन जो है उनमें कैप्सूल होता है, बना किसका होता है, हाइलुरोनिक एसिड का। ठीक है, और ये जो कुछ स्ट्रेन्स होते हैं वो किस ग्रुप में आते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप सी स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, ग्रुप ए ग्रुप सी स्ट्रेप्टोकोकाई में आते हैं, जिनमें कैप्सूल होता है, बना होता है हाइलुरोनिक एसिड का। आगे हम देखेंगे जो कैप्सूल होता है ये इनमें जो है पैथोजेनिसिटी कॉज करने में, डिजीज कॉज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन उसके बाद सोर्सेज कहाँ से मिलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसमिट कैसे होता है एक बंदे से दूसरे में। सोर्स कहाँ पे होता है, नॉर्मल ह्यूमन कैरियर में होता है, मतलब कि एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन है, ठीक है, एक पर्सन है, उसमें ये प्रेजेंट है, लेकिन उसमें कोई भी सिम्टम नहीं है। जब ये स्ट्रेप्टोकोकाई किसी पर्सन में प्रेजेंट होगा उसमें कोई सिम्टम नहीं होगा, वो होता है नॉर्मल ह्यूमन कैरियर, और उसमें ये नॉर्मली जो है पाया जाता है। उसके बाद ट्रांसमिट कैसे होता है, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू। ठीक है, अब अगर नॉर्मल ह्यूमन कैरियर है, एक पर्सन है, देखो अगर एक पर्सन है, ये क्या है, नॉर्मल ह्यूमन केयर, इसमें प्रेजेंट है लेकिन इसमें कोई भी सिम्टम नहीं है। अब ये क्या करता है, ये कोई भी कफ करता है, मतलब खांसी हो रही है उसको, छींकता है, बात करता है, तो ये क्या करता है, इसके थ्रू दूसरे बंदे में अगर यही एयर ड्रॉपलेट्स ये बंदा जो इनहेल कर लेता है, ठीक है, इसके आंखों में चले जाते हैं, ठीक है, ये हैंड कंटैक्ट करता है इसके साथ, इन ड्रॉपलेट्स के साथ, तो ये क्या होता है, ये इसके बॉडी में जाके डिजीज कॉज करता है। इसीलिए ये क्या है, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन पहला है, क्या, एयर ड्रॉपलेट, देन एयरबॉर्न ड्रॉपलेट, देन दूसरा हैंड कंटैक्ट। अब ये अगर ये पर्सन जो है अगर किसी भी आर्टिकल, ठीक है, अगर किसी भी लाइक दरवाज़ा है उसकी कुंडी को ये हाथ लगाता है, ये पर्सन जिसको इन्फेक्शन है, ठीक है, अगर इसने क्या किया, देखो अगर इसने अपना हाथ उठा के अपनी जो है अपनी ड्रॉपलेट्स को टच किया, क्योंकि ये छींकेगा तो हाथ लगाएगा, उसी हाथ में क्या होंगे, ऑब्वियसली बैक्टीरिया होंगे, ये स्ट्रेप्टोकोकाई प्रेजेंट होंगे। अब यही हाथ किसी भी आर्टिकल को लगाएगा, किसी भी दरवाजे की कुंडी को लगाएगा, और उसके बाद उसी दरवाजे की कुंडी को अगर नॉर्मल ह्यूमन जो है वो आएगा, उसको हाथ लगाएगा, उसके हाथों के थ्रू वो उसकी नाक में चले जाएंगे, वो हाथ लेगा, अपने मुंह को टच करेगा, या फिर उसी गंदे हाथ से, उसी कंटेमिनेटेड हाथ से खाना खाएगा, तो दूसरा जो नॉर्मल ह्यूमन पर्सन है उसमें भी ये डिजीज़ हो जाएगी। ये क्या है, ये भी एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन जो है ये एरोबिक होता है, ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करता है। फैकल्टेटिव एनारोबिक होता है, कभी जब ऑक्सीजन नहीं होता तब भी अच्छे से ग्रो कर पाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, पीएच कितना होता है, 7.5, इस पर अच्छी ग्रोथ दिखाता है। बेस्ट ग्रोथ किस टेम्परेचर रेंज में दिखाता है, 22 to 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दे ग्रो वेल इन मीडिया कंटेनिंग ब्लड एंड शुगर, जिस मीडिया में ब्लड और शुगर ज़्यादा होगा उस मीडिया में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाते हैं। और इन एडिशन एटमॉस्फेयर, उस एटमॉस्फेयर में अगर कोई भी ऐसा मीडिया, ऐसा एटमॉस्फेयर होगा जिसमें 10
10% तक कार्बन डाइऑक्साइड हम रखते हैं तो इसमें जो है क्या करता है, शो फेवरेबल ग्रोथ, ठीक है, याद रखना है। देन उसके बाद पैथोजेनेसिस, मतलब कि डिजीज कॉज कैसे होती है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स क्या करता है, इसमें स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनको हम वायरुलेंस फैक्टर्स बोलते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स में क्या होते हैं, स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसको हम वायरुलेंस फैक्टर्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये इसको हेल्प करते हैं बॉडी को अटैक करने में। कोई भी ह्यूमन बॉडी है उसको अगर अटैक करना है तो कैसे करेगा, एक बैक्टीरिया जो उसके पास वायरुलेंस फैक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, वायरुलेंस फैक्टर्स होते हैं जो इसको बॉडी को अटैक करने में हेल्प करते हैं और डिजीज कॉज करने में भी हेल्प करते हैं। बॉडी को अटैक करेगा तभी तो डिजीज कॉज करेगा। टू कॉज इट हेल्प्स बैक्टीरिया टू अटैक द बॉडी टू कॉज डिजीज, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब कौन कौन सा ये जो वायरुलेंस फैक्टर है इसमें जो कि डिजीज कॉज करने में हेल्प करता है, मैंने पहले ही पीछे बात करी थी कैप्सूल की। कैप्सूल जो है ये किसका बना होता है, हाइलुरोनिक एसिड का। किसका, हाइलुरोनिक एसिड का, जो कि बैक्टीरिया को इम्यून सिस्टम से एस्केप करने में हेल्प करता है। जब इम्यून सिस्टम इसको ढूंढ ही नहीं पाएगा, जब ये एस्केप करेगा, ऑब्वियस सी बात है डिजीज जो है उसके बाद ये सेपरेट करेगा और डिजीज कॉज करेगा ह्यूमंस में। देन उसके बाद सेल वॉल कंपोनेंट्स भी जो है वायरुलेंस फैक्टर्स में एक अहम रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला होता है फिमरे जो है, इनमें क्या होता है, इनमें एम प्रोटीन होता है जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया को ह्यूमन सेल्स के साथ स्टिक होने में, अटैच होने में हेल्प करता है और इम्यून सिस्टम के अटैक को अवॉइड करने में भी हेल्प करता है। जब इम्यून सिस्टम इनको ढूंढ नहीं पाएगा, ह्यूमन सेल्स को स्टिक हो जाएंगे तो ये डिजीज कॉज करेंगे। देन उसके बाद ग्रुप ए, कौन से, ग्रुप ए स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट भी इसमें होता है जो कि एंटीजन की तरह काम करता है, ठीक है। एंटीजन वो होता है जो भी ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ ऐसी जो ह्यूमन बॉडी में जाके अपने खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है, ठीक है, उसको हम एंटीजन बोलते हैं, ठीक है, एंटीजन। तो ये क्या है, ग्रुप ए स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट, इसमें ऐसा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है जो कि एंटीजन की तरह काम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, एंटीबॉडीज़ बनवाता है, जो कि बना किसका होता है, रैमोनोस और एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का, ठीक है। ये क्या करता है, जब हमें कोई इसको डायग्नोज करना होगा, इसको आइडेंटिफाई करना होगा ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस को, तो उसको आइडेंटिफाई करने में हम इसका यूज़ करते हैं ग्रुप ए स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। देन उसके बाद प्रोटीन एफ जो है ये फाइब्रिन एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो कि बैक्टीरिया को थ्रोट सेल्स के साथ अटैच होने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से थ्रोट इन्फेक्शन जो है ये कॉज करता है, ठीक हो गया। देन उसके बाद टॉक्सिन्स एंड एंजाइम्स, ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। टॉक्सिन्स और एंजाइम्स ये प्रोड्यूस करता है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर ऑब्वियस सी बात है, सेल में जो है ये बैक्टीरियल सेल होती है तो ये अपने बाहर जो है क्या छोड़ता है, टॉक्सिन छोड़ता है, एंजाइम छोड़ता है, इसीलिए एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट्स कहा गया, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन जो है ये क्या करता है, रिलीज करता है हार्मफुल टॉक्सिन्स और एंजाइम इसको, जो कि इसको सेपरेट करने में, ह्यूमन बॉडी में सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। कौन कौन सा, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, सबसे पहला स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो कि आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज को डिस्ट्रॉय करता है और ये स्ट्रांगली एंटीजेनिक होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करता है ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम को, ठीक है, बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाता है अपने खिलाफ। देन उसके बाद स्ट्रेप्टोलाइसिन एस जो कि नेफ्रोटॉक्सिक होता है, मतलब किडनी के लिए जो है टॉक्सिक होता है, किडनी को डैमेज करता है। ये क्या करता है, ये सेल्स को मार देता है, किल करता है, बट ये एंटीजेनिक नहीं होता, मतलब इम्यून सिस्टम को कोई भी जो है इसके खिलाफ रेस्पॉन्ड नहीं करवाता, ठीक है, मतलब कि एंटीबॉडीज अपने खिलाफ नहीं बनवाता बैक्टीरिया के खिलाफ। देन उसके बाद एराइथ्रोजेनिक टॉक्सिन, ये क्या, एराइथ्रो मतलब कि आरबीसी जेनिक, ठीक है, टॉक्सिन, एराइथ्रोजेनिक टॉक्सिन, ये क्या करता है, इट कॉजेज द रेड रैशेज एंड फीवर, जिसको हम, जो कि स्कारलेट फीवर में इजीली जो है दिख जाता है। स्कारलेट फीवर ही होता है, जब फीवर होगा उसके साथ साथ लाल जो है दाने होते हैं पेशेंट में, ज़्यादातर बच्चों में ये पाया जाता है, जब फीवर के साथ लाल दाने होते हैं, लाल लाल रेड दाने होते हैं बच्चे में, तो उसको हम स्कारलेट फीवर बोलते हैं, तो इसकी वजह से ये कॉज होता है। देन उसके बाद स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है ये भी जो है टॉक्सिन ही होता है। देन ये क्या है, ये फाइब्रिनोलाइसिन होता है, ये क्या करता है, ये ब्रेक करता है ब्लड क्लॉट्स को और बैक्टीरिया को सेपरेट करने में हेल्प करता है बॉडी में और डिजीज कॉज करता है। देन उसके बाद डीएनए एसिस, ऑब्वियसली नाम से ही पता लगता है, ये क्या करता है, डीएनए को ब्रेक करता है और बैक्टीरिया को हेल्प करता है। सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा था, डीएनए एसिस आते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, ये डीएनए को ब्रेक करते हैं, तोड़ देते हैं, उसकी वजह से हेल्प करता है बैक्टीरिया को इन्वेड द टिश्यूज़, उसके बाद ये टिश्यूज़ को इन्वेड करने में इसको हेल्प करता है। देन उसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की, ठीक है, डिजीजेस कॉज्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मतलब कौन कौन सी डिजीज जो ये कॉज करता है, ये करता है कॉज जो है माइल्ड स्किन इन्फेक्शन से लेकर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, जो इसका वाइड रेंज होता है, माइल्ड स्किन इन्फेक्शन टू लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज ये कॉज करता है। सबसे पहले हम स्किन इन्फेक्शन की बात करें, यहाँ पे मैं डिजीज टाइप लिखूंगा, यहाँ पे एग्जाम्पल, देन उसके बाद सिम्टम्स। यहाँ पे डिजीज में जो है एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये आपने जो है एमएसएन में पढ़ा होगा। अगर आपको फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो अलग से मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पे इसका जो है कोई फन नहीं है इसको समझाने का। स्किन इन्फेक्शन कॉज करता है इम्पेडिगो एंड सेलुलाइटिस, जिसमें सिम्टम्स आपको रेडनेस, स्वेलिंग और पस्पल सोर्स दिखेंगे। थ्रोट इन्फेक्शन में जो है जिसको स्ट्रेप्टोकोकस जो है थ्रोट इन्फेक्शन में ये फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस कॉज करता है। फेरेंजाइटिस को हम स्ट्रेप्टोकोकस भी कहते हैं क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, सोर थ्रोट, फीवर, स्वोलन टॉन्सिल्स, और टॉन्सिल जो है वो स्वोलन होंगे, ठीक है, उसमें सूजन आ जाएगी। देन उसके बाद टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज, जिसमें हमारे पास स्कारलेट फीवर होगा, जो पीछे में मैंने बताया, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ठीक है, ये भी होगा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। देन उसके बाद इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, रेड रैशेस, फीवर एंड ऑर्गन फेलियर भी होगा।
देन उसके बाद डीप टिश्यू इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसमें एग्जांपल क्या है, नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस, जिसको फ्लैश ईटिंग डिजीज बोलते हैं। ये सीवियर टिश्यू डिस्ट्रक्शन होती है इसमें, ठीक है। सिम्टम्स क्या होंगे, सीवियर टिश्यू डिस्ट्रक्शन होती है और पेन होती है बहुत ज़्यादा इसमें, क्योंकि इसमें जो है इसमें नेक्रोटाइज मतलब सेल्स को मार देता है, इसलिए पेन होती है पेशेंट को, टिश्यू की सीवियर डिस्ट्रक्शन होती है इसमें। देन उसके बाद पोस्ट इन्फेक्शन डिजीज, इन्फेक्शन के बाद होने वाली डिजीज, जैसे रूमेटिक फीवर हो गया, ठीक है। रूमेटिक फीवर के बाद ही रूमेटिक हार्ट डिजीज भी हो सकती है, ठीक है, इसीलिए हार्ट वैल्यू डैमेज होता है इसमें। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब किडनी डिजीज भी हो सकती है, किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ठीक है। देन उसके बाद अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट में हम देते हैं पेनिसिलिन जी, जो कि हाई डोज में देते हैं, और क्लेंडामाइसिन अगर सीवियर केसेस होंगे तो देते हैं, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पे, देन उसके बाद हम लैब में इसको कैसे डायग्नोस करेंगे, इसका पता कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हिमेटोलॉजिकल टेस्ट मतलब ब्लड टेस्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला हम देखेंगे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, अगर वो बड़ा होगा मतलब कि उसमें WBC ज़्यादा होंगे तो इन्फेक्शन जो है प्रेजेंट है। यहाँ तक अभी लगा पता कि इन्फेक्शन प्रेजेंट है, ये कंफर्म नहीं हुआ कि कौन सा इन्फेक्शन है। अब जब उसके बाद हम DLC मतलब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो देखेंगे, अगर वो बड़ा होगा मतलब कि इसमें मेनली हम न्यूट्रोफिल्स का काउंट देखते हैं, अगर वो बड़ा होगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो कंफर्म हो जाता है। और उसके बाद जो है ESR मतलब एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, मतलब RBCs किस रेट पे सेडिमेंट हो रहे हैं, सेटल डाउन हो रहे हैं ट्यूब में, अगर वो रेट बड़ा होगा, अगर इंक्रीज हुआ होगा तो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन जो है वो प्रेजेंट है। देन उसके बाद बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट्स भी करते हैं, इसमें हम स्पेसिमेन कलेक्शन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, अगर जो है सोर थ्रोट होगा, है ना, कोई डिफरेंट सैंपल्स ले जाते हैं, जैसे थ्रोट से स्वैब लेंगे, नेजोफेरेंजियल स्वैब लेंगे, किस लिए, अगर सोर थ्रोट होगा, ठीक है, सोर थ्रोट इन्फेक्शन होगा। अगर जो है पस सैंपल लेंगे स्किन इन्फेक्शन के लिए, स्पूटम लेंगे मतलब बलगम लेंगे, बलगम की जो थूक होती है, लंग इन्फेक्शन अगर वो उसके लिए, ब्लड या फिर CSF लेंगे अगर सीवियर केस इन्फेक्शन है, ठीक है। देन उसके बाद माइक्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, ग्राम स्टेनिंग करते हैं। अगर ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो है वो चेंज में प्रेजेंट है तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन जो है वो क्या है, वो प्रेजेंट है, और इसके साथ अगर पस सेल्स भी प्रेजेंट है तो इन्फेक्शन कंफर्म हो जाता है। देन उसके बाद कल्चर टेस्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास BAM मतलब ब्लड अगर मीडियम में 37 डिग्री सेल्सियस प्लस उसके साथ साथ क्या डालते हैं, 5 to 10% एटमॉस्फेयर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसमें ग्रोथ बेस्ट दिखाता है, ठीक है, ये हमने कंफर्म करना है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन को, अगर इसमें अच्छी ग्रोथ होगी। और क्या, जब ऐसी ग्रोथ होगी इस मीडियम में, उसके साथ स्मॉल पिन पॉइंट कॉलोनीज और बीटा हेमोलाइसिस होगी, मतलब कि अगर RBCs जो है वो टूट रहे हैं तो यहाँ पे क्या कंफर्म होगा, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन जो है वो प्रेजेंट है, ऐसा कंफर्मेशन मिलेगा। देन उसके बाद आता है हमारे पास बायोकेमिकल टेस्ट, ठीक है। बायोकेमिकल टेस्ट में सबसे पहले हम करते हैं शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट, ये इसके लिए पॉजिटिव आता है, जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन होता है इसके लिए पॉजिटिव क्यों आता है, क्योंकि ये डिफरेंट शुगर जो होते हैं उनको फर्मेंट कर पाता है, मतलब कि उनको कन्वर्ट कर पाता है, उनको तोड़ पाता है, उनको कन्वर्ट करता है एसिड में, लेकिन गैस में उनको कन्वर्ट नहीं करता, खाली एसिड में ये कन्वर्ट करता है। कैटालिस्ट टेस्ट जो इसके लिए नेगेटिव होता है, मैंने पहले ही बताया। देन उसके बाद सीरोलॉजिकल टेस्ट, इसमें हम क्या करते हैं, टू चेक एंटीबॉडीज इन ब्लड, एंटीबॉडीज अगर बनी होगी ब्लड में वो चेक करते हैं। सबसे पहला टेस्ट इसमें सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है ASO टेस्ट, जिसको हम एंटी सेट्राप्टोलाइसिन O टेस्ट कहा जाता है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो हम कहते हैं या तो प्रेजेंट में इसको इन्फेक्शन है या पास्ट में इसको इस स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन का इन्फेक्शन हुआ था। देन उसके बाद ADB टेस्ट, एंटी DNase B टेस्ट किया जाता है, अगर ये पॉजिटिव होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हम बोलते हैं प्रेजेंट है। देन उसके बाद सेकंड टेस्ट किया जाता है, ठीक है, सेकंड टेस्ट में डिक टेस्ट किया जाएगा। स्कारलेट फीवर का अगर रिस्क होगा तो उसको चेक करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। इसमें दो तरह के टेस्ट आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एराइथ्रोजेनिक टॉक्सिन जो है एक नॉर्मल पर्सन में जिसको जो सस्पिशियस होगा, जिसको खतरा होगा, जिसको मतलब हम बोलते हैं इसको इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसी पर्सन में हम क्या करते हैं, इंजेक्ट एराइथ्रोजेनिक टॉक्सिन। इसमें क्या होगा, रेड रैशेज अपीयर होंगे, ये इस टॉक्सिन को इंजेक्ट करने के बाद क्या होगा, रेड रैशेज अपीयर हो जाएंगे। तो इस रेड रैशेज अपीयर होने से हमें इंडिकेट होगा कि इसको स्कारलेट फीवर जो है वो प्रेजेंट है। अब अगर ये यहाँ तक अभी कंफर्म नहीं हुआ, टू कंफर्म दिस, इसको कंफर्म करने के लिए इस चीज़ को, क्योंकि इसमें स्कारलेट फीवर अभी कंफर्म नहीं हुआ, हम ये इंडिकेट करता है क्योंकि रेड रैशेज अपीयर हो गए एराइथ्रोटॉक्सिन के बाद, तो इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, शुल्टर्स चार्लेटन टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसी सेम पर्सन को उठा के हम क्या करते हैं, इसको स्कारलेट फीवर को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एराइथ्रोजेनिक एंटीटॉक्सिन देते हैं। यहाँ पे क्या देते थे, एराइथ्रोजेनिक टॉक्सिन, यहाँ पे इसका एंटी देते हैं, इसका अपोजिट देते हैं, एराइथ्रोजेनिक एंटीटॉक्सिन। इसमें क्या होगा, रेड रैशेज जो अभी दिख रहे थे वो डिसअपीयर हो जाएंगे, अभी अपीयर हो रहे थे अभी डिसअपीयर हो जाएंगे, या फिर फेड अवे हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, गायब हो जाएंगे। तो अगर ये गायब हो गए तो इट कन्फर्म स्कारलेट फीवर। इसका मतलब क्या है, स्कारलेट फीवर जो वो प्रेजेंट है, ठीक है। दाओ उसके बाद क्या है, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसका। ट्रीटमेंट जो है सिंपल है, बेस्ट ट्रीटमेंट इसके लिए पेनिसिलिन जी होता है, ठीक है, पेनिसिलिन जी इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है। और अगर एलर्जी है तो एराइथ्रोमाइसिन या फिर क्लेंडामाइसिन दिया जाता है। और मोस्ट सीवियर केसेस में, अगर सीवियर केस है तो हॉस्पिटलाइजेशन और सपोर्टिव केयर मतलब कि IV एंटीबायोटिक्स जो है वो भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। किसी भी टॉपिक में, किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको लगता है कि सर ये समझ नहीं आया, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जल्द से जल्द जवाब देने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।